डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 11वां अध्याय त्रिविमीय ज्यामिति की प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 7 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 1 से कर रहे हैं। दर्शाइए कि दिक् कोसाइन 12/13 -3/13 4/13। दूसरा दिक् कोसाइन हमें दिया हुआ है 4/13, 12/13 और 3/13। तीसरा दिक् कोसाइन दिया है 3/13 -4/13 12/13 वाली तीन रेखाएं परस्पर लंब है। यानी ये तीन रेखाओं के दिक् कोसाइन हमें दे रखे हैं और ये बताना है कि ये तीनों की तीनों रेखाएं परस्पर लंब है। तो इससे पहले एक रिजल्ट मैं आपको बताता हूं कि यदि कोई दो रेखाओं के दिक् कोसाइन L1, M1, N1 तथा L2, M2, N2 है, ये एक दूसरे पर लंब कब होगी? एक दूसरे पर लंब तब होगी जब पहले पहलों का आपस में गुणा L1, L2 का गुणा प्लस M1, M2 का गुणा प्लस N1, N2 का गुणा बराबर 0 हो, तब ये रेखाएं जो है वो परस्पर लंब होती है। तो अब यहाँ पे पहली दो रेखाएं हम लेते हैं। पहले दो रेखाओं के लिए इन दोनों का ये ज्ञात करो L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2। ये 12/13 का गुणा 4/13 के साथ प्लस में -3/13 का गुणा 12/13 के साथ और -4/13 का गुणा 3/13 के साथ। ये देखो किसके बराबर है। ये हम गुणा करेंगे तो 12 चौके 48/169 और -36/169 और -12/169। ये लघुत्तम आ जाएगा 169 और ये 48 -36 -12 48 -48 ये आ जाएगा 0/169 और ये आया 0। तो यहाँ क्या है, L1, L2, M1, M2 और N1, N2 का मान जो है वो 0 आया। तो इसलिए ये दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के लंब है। अतः पहली तथा दूसरी रेखा एक दूसरे पर लंब है। अब हम दूसरी और तीसरी रेखाओं के लिए लेते हैं। पहले हमने पहली दो रेखाओं के लिए लिया, अब दूसरी और तीसरी रेखा के लिए। अब दूसरी व तीसरी रेखा के लिए जब ये हम लेंगे, दूसरी और तीसरी रेखा के लिए, दूसरी रेखा के जो दिक् कोसाइन है वो 4/13, 12/13 और 3/13 ये दिए हैं। ये दूसरी रेखा के दिक् कोसाइन है और तीसरी रेखा के दिक् कोसाइन हमें दे रखे हैं 3/13 -4/13 और 12/13 ये हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इसको L1, इसको M1, इसको N1 माना जा सकता है, इसको L2, इसको M2, इसको N2 माना जा सकता है। इनकी आपस में गुणा करें L1, L2
m1 m2 प्लस n1 n2, इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4/13 गुणा में 3/13 प्लस में 12/13 गुणा माइनस 4/13 और प्लस में 3/13 गुणा 12/13। ये देखो कितना आता है, ये आएगा 12/169 और माइनस 12 चौके 48/169 और प्लस 36/169। लघुत्तम आ जाएगा 169। 12 माइनस 48 प्लस 36, 36 और 12 48, 48 में से 48 गए, 0/169। इसका मतलब ये आया 0। तो इसका मतलब दूसरी और तीसरी रेखा भी एक दूसरे पर लंब है। अतः दूसरी व तीसरी रेखा एक दूसरे पर लंब है। अब हम क्या करें, अब तीसरी और पहली रेखा लेते हैं। अब तीसरी व पहली रेखा के लिए, तीसरी और पहली रेखा के लिए जब हम लेंगे तो तीसरी रेखा के दिक कोसाइन हमें देखने पड़ेंगे। अब तीसरी और पहली रेखा के लिए हम लेंगे तो तीसरी रेखा के दिक कोसाइन ये लेंगे। तीसरी रेखा के दिक कोसाइन हमारे पास है 3/13 माइनस 4/13 और 12/13 ये है। और पहली रेखा के दिक कोसाइन, पहली रेखा के दिक कोसाइन हमें दिए हैं 12/13 माइनस 3/13 और माइनस 4/13। ये L1 मान लेंगे, ये M1, ये N1, ये L1 L2 M2 N2 मान लेंगे। अब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये ज्ञात करेंगे। तो ये 3/13 की गुणा 12/13 के साथ प्लस में माइनस 4/13 की गुणा माइनस 3/13 के साथ और प्लस में 12/13 की गुणा माइनस 4/13 के साथ, ये हो जाएगा 36/169 प्लस में 12/169 और माइनस 48/169। लघुत्तम आया 169। 36 प्लस 12 माइनस 48, 36 और 12 48 में से 48 के 0/169 ये आया 0। तो इसलिए तीसरी रेखा तथा पहली रेखा एक दूसरे पर लंब है। हमने यहाँ पे क्या दिखाया, हमने पहले ये दिखाया पहली और दूसरी रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, फिर दिखाया कि दूसरी और तीसरी रेखा एक दूसरे पर लंब है, फिर दिखाया कि तीसरी और पहली रेखा एक दूसरे पर लंब है। तो अतः हम कह सकते हैं कि तीनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। तीनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे पर लंब है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है, दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, 2 और 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। जिस तरह से एक रेखा हम इस तरीके से मान लेते हैं, ये बिंदु A मान लो, 1, -1, 2 और दूसरा बिंदु हम B मान लेते हैं, ये है 3, 4, -2। एक रेखा में ये दे रखी है और दूसरी रेखा ये दे रखी है, इसको हम CD मान लेते हैं। ये बिंदु C को ले लो, 0, 3, 2 और ये बिंदु D में ले लेता हूँ, 3, 5, 6। ये दिखाते हैं कि AB जो है वो CD पर लंब है।
तो अब ये हमने ए बी मान लिया, ये सी डी मान लिया। पहले ए बी के हम क्या ज्ञात करेंगे, दिक अनुपात ज्ञात करेंगे। दिक अनुपात ज्ञात करने के बाद दिक कोसाइन ज्ञात करेंगे। माना एक रेखा ए बी है तथा दूसरी रेखा सी डी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे हमने चित्र में दिखाया है, एक रेखा ए बी है और एक सी डी है, और हम ए बी परपेंडिकुलर सी डी दर्शाएंगे। ये हमारा टारगेट है। तो अब पहले ए बी के हम डायरेक्शन रेशो ज्ञात करेंगे। तो अब ए बी के दिक अनुपात, तो ये हो जाएगा बी के जो ये कंपोनेंट है, इनमें से ए के कंपोनेंट्स को हम घटा देंगे। 3 माइनस 1, 4 माइनस माइनस 1, माइनस 2 माइनस 2, तो 3 में से 1 जाएगा 2, 4 और 1 5, और ये हो जाएगा -4। ए के दिक अनुपात हमारे पास 2, 5 माइनस 4 आया। अब ए के दिक कोसाइन ज्ञात करने हैं, ए बी के दिक कोसाइन ज्ञात करने हैं। ए बी के दिक कोसाइन हमारे पास आ जाएंगे 2 बटे ये 2 का वर्ग 4, 5 का 25, 4 का 16, ये 5 बटे 4 प्लस 25 प्लस 16, और -4 बटे 4 प्लस 25 प्लस 16, ये आया। अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बटे 25 और 4 29, 29 और 16, ये हो जाएंगे 45। 2 बटे रूट 45, ये 5 बटे रूट 45 और -4 बटे रूट 45, ये आया। ये ए बी के हमने दिक कोसाइन ज्ञात कर लिए। अब इसी तरह से सी डी के दिक कोसाइन हमें ज्ञात करने हैं। तो सी डी के पहले दिक अनुपात हम ज्ञात करेंगे। तो सी डी के दिक अनुपात, सी डी के दिक अनुपात इस तरीके से ज्ञात हो जाएंगे। ये 3 माइनस 0, 5 माइनस 3 और 6 माइनस 2, ये डी के जो कंपोनेंट थे उसमें से सी के कंपोनेंट हमने घटा दिए। 3, 2 और ये हो जाएगा 6 में से 2 जाएंगे 4। अब सी डी के दिक कोसाइन ज्ञात करने हैं। सी डी के दिक कोसाइन 3 बटे इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, 9 प्लस 4 प्लस 16, 2 बटे 9 प्लस 4 प्लस 16 और 4 बटे 9 प्लस 4 प्लस 16, ये हो जाएंगे दिक कोसाइन। अब 3 बटे 9 और 4 13, 13 और 16 29, 2 बटे वर्गमूल 29 और 4 बटे वर्गमूल 29, ये आया। अब ए बी और सी डी लंब कब होंगे, जब इन दोनों के दिक कोसाइन की गुणा है वो 0 होगी। अब दोनों के दिक कोसाइन की गुणा, पहले के दिक कोसाइन हम मान लेते हैं L1 M1 N1, और दूसरे दिक कोसाइन मान लेते हैं L2 M2 N2। अब इनकी L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 ये करते हैं, ये गुणा हम करेंगे। तो ये गुणा देखो किसके बराबर आती है, ये दिक कोसाइन हमारे पास ये है 2 बटे रूट 45, इसकी गुणा 3 बटे रूट 29 के साथ, और प्लस में 5 बटे रूट 45 की गुणा 2 बटे रूट 29 के साथ, और -4 बटे 45 की गुणा 4 बटे रूट 29 के साथ। तो यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा रूट 45 गुणा रूट 29, ये 6 प्लस 10 माइनस 16, तो ये आया 0। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ए बी और सी डी परस्पर एक दूसरे पर लंब है। अतः
ए बी तथा सी डी एक दूसरे पर लंब है। इस तरीके से आपको दर्शाना है। यानी पहले के डायरेक्शन रेशो हमने L1, M1, N1 मान लिए, दूसरे के L2, M2, N2 डायरेक्शन कोसाइन हमने मान लिए। दोनों डायरेक्शन कोसाइन की प्रोडक्ट हमारे पास 0 आई। इसका मतलब ये एक दूसरे पर लंब है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। हमने एक रेखा ए बी ले ली, दूसरी रेखा सी डी ले ली। ए बी के डायरेक्शन रेशो ज्ञात कर लिए, फिर ए बी के डायरेक्शन कोसाइन। इसी तरह सी डी के एक बार डायरेक्शन रेशो ज्ञात कर लिए और फिर डायरेक्शन कोसाइन। फिर ए बी के डायरेक्शन कोसाइन और सी डी के डायरेक्शन कोसाइन का हमने गुणा किया, जो 0 आया। तो इसका मतलब यह है कि ए बी और सी डी एक दूसरे पर लंब है। इस तरह प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है, दर्शाइए कि बिंदुओं 4, 7, 8, 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं -1, -2, 1 और 1, 2, 5 से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। यानी एक रेखा मैं मान लेता हूं कि ये ए बी है। ए बिंदु हमें 4, 7, 8 दिया है और बी बिंदु 2, 3, 4 दिया है। एक रेखा सी डी है जिसमें बिंदु सी हमें -1, -2, 1 दिया है और बिंदु डी है वो 1, 2, 5 दिया हुआ है। तो ए बी के हम डायरेक्शन रेशो ज्ञात करेंगे, सी डी के डायरेक्शन रेशो ज्ञात करेंगे। अगर ये समानुपाती आते हैं तो इसका मतलब ये समांतर है। माना दो रेखाएं ए बी तथा सी डी है, तो पहले ए बी के दिक अनुपात ज्ञात करेंगे। ए बी के दिक अनुपात, तो ये वेक्टर नहीं लगाएंगे। ए बी का दिक अनुपात जो है वो हो जाएगा 2 - 4, 3 - 7 और 4 - 8। ये बनेगा -2, -4, -4। अगर आप माइनस हटाना चाहो तो 2, 4, 4 ये हो जाएगा। अब देखो सी डी के दिक अनुपात, रेखा सी डी के दिक अनुपात हम ज्ञात करेंगे। जब ये दिक अनुपात हम ज्ञात करेंगे तो 1 - -1, 2 - -2 और 5 - 1 ये बना। तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5 में से 1 जाएगा 4। तो ये दोनों के दोनों बराबर आ गए। बराबर है तो ये समांतर है, या तो बराबर हो या समानुपाती हो। यहाँ ए बी तथा सी डी के दिक अनुपात समान है, तो इसलिए ए बी और सी डी समांतर है। इसलिए ए बी तथा सी डी समांतर है। यदि ए बी और सी डी में कोई बिंदु उभयनिष्ठ होता तो हम क्या करते, तो ए बी और जो सी डी है वो सरेख होती। अगर सी की जगह बी होता तो एक बिंदु उभयनिष्ठ होता, तो ये समांतर की जगह सरेख होते। ये बिंदु, ये दोनों एक ही रेखाएं होती। अब हमें यहाँ ए बी और सी डी अलग अलग मिले हैं और इन दोनों के दिक अनुपात समान है, तो इसका अर्थ ये है कि ए बी और सी डी समांतर है। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i + 2j - 2k के समांतर है। तो हमें ये पता है कि एक रेखा जो एक बिंदु से गुजरती है और दूसरी रेखा के समांतर है, तो उसका समीकरण ये होता है a प्लस में लैम्डा b। तो यहाँ पे वेक्टर a के बराबर जिस बिंदु से गुजरती है वो है i + 2j + 3k और b के बराबर हम ये मानते हैं कि 3i + 2j - 2k। तो इसलिए बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा जो 3i
प्लस 2j माइनस 2k के समांतर है का समीकरण होगा। समीकरण क्या होगा? ये होगा कि r के बराबर पहले a का मान रखो i प्लस 2j प्लस 3k और प्लस में लैम्डा टाइम b का रख दो 3i प्लस 2j माइनस 2k, ये आ जाएगा। ये अभिष्ट समीकरण है। a कौन सा लिया जाता है? जिस बिंदु से रेखा गुजरती है वो वेक्टर a लिया जाएगा और जिस रेखा के समांतर, जिस सदिश के समांतर है वो b के बराबर लिया जाएगा और फिर ये फार्मूला हम लगा देंगे। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 है, बिंदु जिसकी स्थिति सदिश 2i माइनस j प्लस 4k से गुजरने वाले व सदिश i प्लस 2j माइनस k की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ है और एक सदिश दिया हुआ है जिसके समांतर एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। पहले सदिश रूप और फिर कार्तीय रूप में समीकरण को व्यक्त करना है। तो पहले हम जो समीकरण हम ज्ञात करेंगे वो इस टाइप से ज्ञात करेंगे कि a प्लस लैम्डा b के रूप में, ये है सदिश रूप। और इसके बाद x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 और z माइनस z1 बटे c1, यानी एक इस रूप में व्यक्त करना है, एक इस रूप में व्यक्त करना है। तो हमें वेक्टर a दिया हुआ है, जिस बिंदु से गुजरता होता है वो वेक्टर a होता है 2i माइनस j प्लस 4k, ये दिया हुआ है। और वेक्टर b जो सदिश के समांतर हमें रेखा ज्ञात करनी है वो सदिश वेक्टर b होता है i प्लस में 2j माइनस में k। अब अभिष्ट रेखा का सदिश रूप समीकरण, अभिष्ट रेखा का समीकरण कौन से रूप में? सदिश रूप में। सदिश रूप में इस तरीके से होगा, क्या? r के बराबर a का मान 2i माइनस j प्लस 4k और प्लस में लैम्डा इंटू b का मान i प्लस 2j माइनस में k, ये हो जाएगा। ये हमारे पास अभिष्ट समीकरण आया जो सदिश रूप में व्यक्त है। अब इसको हमें कार्तीय रूप में व्यक्त करना है। कार्तीय रूप के लिए हम क्या करने वाले हैं, r का मान होता है हमारे पास xi प्लस yj प्लस zk, ये रख देंगे। ये r का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा xi प्लस yj प्लस में zk बराबर 2i माइनस j प्लस 4k प्लस में लैम्डा टाइम ये होगा i प्लस में 2j माइनस में k, ये हुआ। अब i के कंपोनेंट हम अलग कर लेंगे, j के अलग कर लेंगे और k के अलग, फिर उनसे लैम्डा का मान ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 प्लस लैम्डा, y बराबर माइनस 1 प्लस में 2 लैम्डा और z का मान आ जाएगा 4 माइनस में लैम्डा। यहाँ से लैम्डा का मान ज्ञात करो तो यह आ जाएगा x माइनस 2 बटे 1 बराबर लैम्डा। यहाँ से ज्ञात करोगे तो y प्लस 1 बटे 2 बराबर लैम्डा और यहाँ से z माइनस 4 बटे माइनस 1 बराबर लैम्डा, ये आया। तो यहाँ पे लैम्डा 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 तीनों लैम्डा के बराबर है तो आपस में इक्वल रखी जा सकती है। x माइनस 2 बराबर 1 बराबर y प्लस 1 बटे 2 और बराबर z माइनस 4 बटे 2 अभिष्ट समीकरण का कार्तीय रूप है। तो ये देखो हमें क्या दिया हुआ था और क्या ज्ञात करना था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमें एक बिंदु दिया हुआ था जिसके स्थिति सदिश दे रखे हैं और दूसरा एक सदिश दे रखा है जो उस रेखा की दिशा है।
एक बिंदु है, एक दिशा दे रखी थी। सबसे पहले हमें इसको सदिश रूप में व्यक्त करना था, फिर समीकरण को कार्तीय रूप में व्यक्त करना था। सदिश रूप ये होता है, कार्तीय रूप ये होता है। सदिश रूप के लिए हमने यहाँ पे a का मान, यहाँ पे b का मान रख दिया। फिर r का मान x i y j प्लस z के ये रख दिया। अब यहाँ से लैम्डा का मान हमने ज्ञात किया और तीनों लैम्डा को हमने बराबर में रख दिया, तो ये अभिष्ट समीकरण का कार्तीय रूप आया और प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 है, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और x + 3/3 बराबर y - 4/5 बराबर z + 8/6 के समांतर है। तो यहाँ पे हमें जो समीकरण बनानी है वो कार्तीय समीकरण बनानी है। तो कार्तीय समीकरण का जो रूप होता है, मानक रूप, वो इस तरीके से होता है। कार्तीय समीकरण का मानक रूप, कार्तीय समीकरण का मानक रूप जो है x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c, ये होता है। तो यहाँ x1 के बराबर हमारे पास -2 है, y1 के बराबर 4 है और z1 के बराबर -5 है। a b c क्योंकि इसके समांतर है, a के बराबर 3, b के बराबर 5 और c के बराबर 6 है। तो इसलिए अभिष्ट समीकरण होगी, क्या होगी, x - x1 का मान बटे a बराबर y - y1 का मान बटे b और z - z1 का मान बटे c, यानी कि x + 2/3, y - 4/5 और z + 5/6, ये अभिष्ट समीकरण है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण x - 5/3 बराबर y + 4/7 बराबर z - 6/2 है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले इसकी तुलना हम कार्तीय समीकरण के मानक रूप से करेंगे। इसकी तुलना कार्तीय समीकरण के मानक रूप से करने पर, जब मानक रूप से हम करते हैं तब ये हो जाएगा x - x1/a बराबर y - y1/b और बराबर z - z1/c। तो यहाँ x1 के बराबर 5, x1 के बराबर 5, y1 के बराबर -4 और z1 के बराबर 6 है। a के बराबर 3, b के बराबर 7 और c के बराबर 2 है। तो हमें एक ऐसी रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है जो 5, -4 और 6 से गुजरती है और सदिश 3i + 7j + 2 के समांतर है। तो हमें एक ऐसी रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु कहाँ से गुजरता है, 5, -4 और 6 से गुजरती है तथा वेक्टर किसके समांतर है, 3i + 7j + 2k के समांतर है। ये हमें रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। सदिश समीकरण ये होता है कि r = a + λb। तो a के बराबर यहाँ हमारे पास है 5i - 4j + 6 के और b के बराबर है 3i + 7j + 2 के। तो इसलिए अभिष्ट समीकरण होगी वो ये होगी कि r के बराबर a यानी 5i - 4j
प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम ये 3i प्लस 7j प्लस में 2k ये होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।